नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेपाल अलर्ट न्यूज़। नेपाल की सच्ची आवाज़, जनता की जुबान। अगर आप भी नेपाल की हर बड़ी और ताज़ा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर अपडेट सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज 18 अक्टूबर 2025 की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें नेपाल से। नेपाल में हाल ही में हुए भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों की हिंसा की जांच के लिए अंतरिम सरकार ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व सेवानिवृत्त जज गौरी बहादुर कार्की करेंगे, जो 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। इस जांच में पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की भूमिका दोनों की पड़ताल होगी। काठमांडू और आसपास के जिलों में कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और दुकानें व दफ्तर फिर से खुल गए हैं। पिछले महीने हुए जन आंदोलन के बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सख्त सुरक्षा व्यवस्था की थी। नेपाल सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमालय की 97 चोटियों पर चढ़ाई शुल्क माफ कर दिया है। ये योजना 2 साल तक चलेगी ताकि दूरदराज के इलाकों में पर्यटन से आर्थिक लाभ बढ़ सके। इससे एवरेस्ट जैसी बड़ी चोटियों पर भीड़ कम करने की उम्मीद है। नेपाल ने पर्वतारोहण जगत के दिग्गज कांछा शेरपा को अंतिम विदाई दी है। 92 वर्षीय कांछा शेरपा 1953 में एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे के साथ ऐतिहासिक एवरेस्ट अभियान से जुड़े आखिरी सदस्य थे। उन्होंने जीवन भर पर्यावरण संरक्षण की वकालत की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला मुक्त देश घोषित कर दिया है। ये उपलब्धि लंबे टीकाकरण अभियान और जन स्वास्थ्य प्रयासों की सफलता का नतीजा है। सरकार ने इसे मातृ और शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी जीत बताया है। युवाओं के नेतृत्व में चल रहे जेनजी आंदोलन ने नेपाल की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध बेरोजगारी के विरोध में शुरू हुआ ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। संसद भवन पर ढावा बोलने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा था। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उन्हें राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और चुनावों तक शांति बहाल करने की जिम्मेदारी दी गई है। जनता उनसे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर ठोस कदमों की उम्मीद कर रही है। काठमांडू की सड़कों पर अब शांति लौट आई है, लेकिन युवाओं का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। वे लगातार सरकार से पारदर्शिता और रोजगार के नए अवसरों की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने संवाद और सुधार का आश्वासन दिया है। नेपाल सरकार अगले साल मार्च 2026 में आम चुनाव कराने की तैयारी में है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची अपडेट करने और सुरक्षा इंतजामों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों ने भी चुनावी अभियान की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। नेपाल के कई पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शुरुआत के साथ ही पर्यटन गतिविधियां तेज हो गई हैं। होटलों और ट्रैवल एजेंसियों में बुकिंग बढ़ गई है। लोगों को उम्मीद है कि इस सीजन में आर्थिक हालात में सुधार देखने को मिलेगा। नेपाल में हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ने से आम जनता पर बोझ बढ़ा है। कई शहरों में लोग सरकार से मूल्य नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। शिक्षा मंत्रालय ने नए पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र और तकनीकी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। छात्रों में रोजगार परक कौशल बढ़ाने के लिए ये बदलाव किया गया है। विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है। नेपाल पुलिस ने पिछले महीने हुए दंगों में लापता लोगों की तलाश के लिए स्पेशल हेल्पलाइन शुरू की है। अब तक 200 से अधिक परिवारों ने संपर्क किया है। प्रशासन ने पारदर्शी जांच का भरोसा दिलाया है। देश में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। सेना और रेडक्रॉस की टीमें लगातार सहायता पहुंचा रही हैं। हजारों लोगों को अस्थायी कैंपों में रखा गया है। नेपाल में इंटरनेट सेवाएं अब पूरी तरह बहाल हो गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगी अस्थायी पाबंदियां हटा दी गई हैं। इससे युवाओं में राहत की भावना देखी जा रही है। सरकार ने काठमांडू में महिला सुरक्षा को लेकर नई हेल्पलाइन शुरू की है। इस पर अब तक हजारों शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस ने कहा है कि हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नेपाल के कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए बीज और खाद पर 25% की सब्सिडी की घोषणा की है। ये योजना खासतौर पर पर्वतीय इलाकों के किसानों के लिए लागू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। नेपाल में बिजली संकट से निपटने के लिए नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। ये परियोजना पश्चिमी नेपाल में होगी और अगले 3 साल में पूरी की जाएगी। इससे बिजली उत्पादन में 15% की वृद्धि की उम्मीद है। नेपाल के स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया है। स्कूलों और अस्पतालों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। नेपाल में महिलाएं अब राजनीति और प्रशासन दोनों में अधिक भागीदारी निभा रही हैं। हाल ही में स्थानीय निकाय चुनावों में 42% सीटों पर महिलाओं की जीत हुई है। ये देश के सामाजिक बदलाव की बड़ी मिसाल मानी जा रही है। नेपाल और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने सीमा पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने का ऐलान किया है।
इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। नेपाल के दूरदराज के इलाकों में अब ड्रोन से दवाइयां और वैक्सीन पहुंचाई जा रही हैं। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी क्रांति साबित हो रहा है। सरकार ने इसे स्मार्ट हेल्थ नेपाल मिशन का हिस्सा बताया है। नेपाल में युवाओं के बीच स्वरोजगार और स्टार्टअप संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने नए इनोवेशन फंड की घोषणा की है ताकि ग्रामीण युवाओं को भी तकनीकी सहायता मिल सके। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने कहा है कि देश को स्थिरता और विकास के लिए राजनीतिक एकजुटता की जरूरत है। उन्होंने नए नेतृत्व से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की अपील की है। अंत में नेपाल में आने वाले महीनों में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक सुधार सबसे बड़ी चुनौती बने रहेंगे। जनता को अब अंतरिम सरकार से ठोस नतीजों की उम्मीद है। आने वाले चुनाव देश की दिशा तय करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें नेपाल से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, थम्स अप, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, ताकि आपको मिलती रहे हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सच्ची, सिर्फ नेपाल अलर्ट न्यूज़ पर।